हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक करेंगे। जो आपका क्लास 12th के लिए जितना मतलब मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए हमने वेक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना हमारे लिए इसलिए भी ज्यादा जरूरी क्योंकि वेक्टर्स जब हमने पढ़ा तो आप वेक्टर्स को ट्रिग्नोमेट्री से अलग नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वेक्टर को आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तब वहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जिसको हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। यानी कि एक ट्रायंगल जिसमें दो साइड के बीच का एक एंगल 90 डिग्री हो, है ना, 90 डिग्री हो, इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल बन रहा हो तीन साइड का, इसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपको पता होगा, साइड्स जो होती है इसकी बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, वो देखते हैं। जैसे कि लेट सपोज मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बड़े मैं बनाता हूँ, बड़े साइज का। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा राइट एंगल हो गया, मतलब 90 डिग्री का ये वाला एंगल हो गया। देखिए, जब भी बेस और परपेंडिकुलर आपका जो भी डिफाइंड होता है, ऐसा नहीं कि ये आपको दिख रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना, परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। दरअसल बेस या परपेंडिकुलर जब भी डिफाइन होता है तो वो किसी थीटा के साथ में होता है। यानी कि थीटा मतलब एंगल की बात करें, क्या ये वाला एंगल नहीं है? हाँ, देखिए, एंगल यहाँ पर भी है, एंगल यहाँ का भी कुछ ना कुछ होगा, है ना। आपको किसके रिस्पेक्ट में बात की गई है? फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हम इस एंगल को मानते हैं थीटा, इसको मानते हैं थीटा। तो थीटा के साथ वाला जो आपका एंगल होगा, देखिए थीटा के साथ में आपकी दो साइड बन रही होगी। एक तो ये वाली, आप एक चीज बता सकते हैं कि अगर मैं इसको अभी 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ, 1 2 और 3 में से सबसे बड़ा कौन सा होगा? सबसे बड़ा 2 होगा, है ना। 2 सबसे बड़ा होगा हमेशा, हर सिचुएशन में। ये 2 को ना, इसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। हाइपोटेन्यूस कौन सी साइड होती है? 90 डिग्री का जो एंगल है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वही हमारा हाइपोटेन्यूस होता है ना। हाइपोटेन्यूस एच से आप लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा फिक्स है कि एच ये है। अब पी क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब पी परपेंडिकुलर और बी बेस। तो पी क्या है, बी क्या है, वो इस पे डिपेंड करता है कि हमारा थीटा क्या है। अगर हमको थीटा ये दे रखा है तो थीटा के सामने वाला जो होगा बच्चा वो होगा परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाला जो होगा वो हमारा बेस होगा। ठीक है, इतना क्लियर आपको? अगर मैं इसको रफ कर दूं, देखिए अगर मैंने थीटा ही रफ कर दिया, अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ बच्चे परपेंडिकुलर क्या है इसमें, तो आपको ये पूछना पड़ेगा कि इसमें थीटा क्या है। ठीक है, अगर थीटा एंगल आपका ये है, अगर मैं बोलूं ये थीटा, अब आपको बताना है कि परपेंडिकुलर क्या होगा। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला, यानी कि परपेंडिकुलर इस सिचुएशन में ये हो जाएगा, और बेस थीटा के साथ वाला। थीटा के साथ वाला, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि थीटा के साथ में दो साइड होगी, एक तो ये हाइपोटेनियस और एक ये परपेंडिकुलर या बेस, मतलब कि एक्चुअली बेस होगी, थीटा के साथ वाली हमेशा बेस होगी। तो आपको इस वाली साइड को नहीं बता देना, बड़ी वाली साइड को बेस नहीं बता देना, बड़ी वाली तो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगी। तो उसके अलावा जो साइड होगी ना वो आपका बेस हो जाएगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? मतलब आप देख सकते हैं 90 डिग्री के साथ वाली जो है वो आपका बेस हो जाएगा। तो अगेन मैं इसको रफ करके एक वापस से दूसरे तरह से लिखता हूँ। अभी बताइए कि थीटा क्या है, मतलब बेस क्या है इसमें, तो आपको वही बोलना चाहिए कि बेस इसमें क्या होगा। बेस पहले बताइए आपकी थीटा क्या है। तो थीटा जैसे मैंने बता दिया ये रहा एक्चुअली। ठीक है, थीटा मैंने बता दिया कि ये है। तो अब क्या है, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? ओके, अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री का बच्चों हमारा ये रिलेशन होता है, आप साइन कोसाइन फंक्शन से अवेयर होंगे, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर आप ज्यादातर देखेंगे साइन को, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में साइन का जो मतलब होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, इन तीनों के बीच में रिलेशन जो बताता है हमारा, जो मतलब इक्वेशन जो हमको रिलेशन बताती है वो पाइथागोरस थ्योरम होती है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इसको पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। इसकी भी आपको जरूरत डेफिनेटली आती है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो वापस से आते हैं, तो हमारा जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ये हमारा साइन थीटा होता है। कैसे, यानी कि कैसे बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें साइड है, ये है लेट्स से 3, ये है 4, ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, तो आपको जो हाइपोटेनियस होगा ये 5 होगा। अब मैंने अपने मन से नहीं लिख दिया कि 3 बोल देता हूँ इसको, 4 बोल देता हूँ इसको, 5 बोल, इनका भी एक ना रिलेशन होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप निकाल सकते हैं कि इसका स्क्वायर, मतलब जैसे कि मैं यहाँ लिख भी चुका हूँ, इसका स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर जो होना चाहिए वो इस वाली का स्क्वायर, मान के चलो, अभी मेरे को पता नहीं है, मैं इसको x मान लेता हूँ, तो इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। यही हमने देखा अभी पाइथागोरस थ्योरम में, ये वाली चीज है ना, इसी की बात कर रहे हैं हम अभी। तो 3 ये रहा, 3 का स्क्वायर 9, 4 ये रहा, 4 का स्क्वायर 16 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25 और एक्स क्या हो गया 5, ठीक है, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो यानी कि यही वाला एक्स जो था वो 5 था, ठीक है, मैं 5 लिख सकता हूँ, तो यही चीज है। तो इसमें इसको मान लेते हैं थीटा, अगर ये हमारा थीटा, ये तो डेफिनेटली 90 डिग्री हो गई, आप देख भी पा रहे हैं 90 डिग्री एकदम इसमें परपेंडिकुलर है, इसके नॉर्मल है, परपेंडिकुलर बोलिए नॉर्मल बोलिए, बात एक ही चीज है, ठीक है। आप कहीं परपेंडिकुलर देखिए या नॉर्मल देखिए, चीज एक ही है ना, परपेंडिकुलर नॉर्मल 90 डिग्री ही होता है उसका मतलब। चलिए, तो इसका मतलब अगर इस ट्रायंगल के लिए बोले हम, तो साइन किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 हो गया, 3 बाय हाइपोटेनियस क्या हो गया 5 हो गया, तो यानी कि साइन थीटा विल बी इक्वल टू 3/5, ये हो गई वैल्यू, समझ आया आपको। तो यही था इसका ये छोटा सा कंसेप्ट। तो साइन थीटा आप अवेयर होंगे। दूसरा जो आता है बच्चों आपका, वो आता है कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस के, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हो गया, इसी ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला तो आप याद रखिएगा ही हमेशा, p/h cos इक्वल टू b/h, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम मुंह जबानी याद होना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, हमेशा आपको याद रखना चाहिए। इस ट्रायंगल के लिए अगर बेस डिफाइन करें तो cos डिफाइन करें तो cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस, बेस यहाँ पर 4 है और हाइपोटेनियस 5 है, तो ये हो गया, ठीक है, ये चीज है, समझ पा रहे हैं आप। चलिए, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब क्या है, अब जरूरी क्या है, आगे बढ़ते हैं। जरूरी यह है कि इनकी ना कुछ कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू हमने डिफाइन कर रखी है, जैसे कि थीटा की वैल्यू जब 0 डिग्री हो। अच्छा, मैं आपको थीटा का 0 का मतलब समझाता हूँ। थीटा होता क्या है, जैसे कि मान के चलिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये रहा थीटा, और साइन आपको पता ही है, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ अगर हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, साइन थीटा क्या होता है, अभी मैंने याद करवाया आपको, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। सिमिलरली कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, है ना, ये चीज आपको पता है। अब बच्चों ऐसा है कि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाए या 0 डिग्री हो जाए, उसका मतलब क्या होता है। देखिए, थीटा को आप कम करते जाइए, अभी थीटा देख के आप कितना बोल सकते हैं, लगभग लगभग कितना होगा, ये थीटा देख के लग रहा है लगभग लगभग ये 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, 60 डिग्री बोल सकते हैं आप, है ना। एक्चुअली देख के मतलब रफली एस्टिमेट लगा है कि मोटा मोटा, एग्जैक्ट ऐसे आप देख के नहीं बता सकते हैं, ठीक है, अनलेस अगर आपको ये साइड गिवन हो, ये दोनों बराबर है, तो आप 45 डिग्री बोल सकते हैं, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो ऐसा होता है बच्चों कि यहां पर थीटा अगर मैं 60 से उसको घटा दूं, 60 से लेट सपोज मैंने 59 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो है 59, चलिए थोड़ा सा और बड़ा मैं डिफरेंस लेता हूं ताकि आपको विजिबल हो ढंग से, 1 सेकेंड, चलिए, ठीक है, मान के चलिए मैंने 60 से घटा के उसको 45 कर दिया, मतलब मैंने और कम कर दिया, यानी कि क्या हो गया, ये हो गया कि ये वाली जो चीज है ये ऐसे होके कम हो गई, मतलब ये जो इतना पहले इतना बड़ा था, ये जो इतना था, अब वो घट के कितना हो गया, घट के इतना हो गया, यही चीज है ना, 45 हो गया। इसका मतलब मैंने ये वाला एंगल कम कर दिया। अब मैं और कम कर दूं, मान के चलिए मैंने इसको 45 से घटा के, 45 कौन सा वाला था, ये वाला जो आप ग्रीन से देख पा रहे होंगे, ये कौन सा था, 45 था, है ना। अब मैं इसको घटा के और कम कर देता हूँ, मान के चलिए 30 कर देता हूँ, तो आप देख पा रहे हो क्या हो गया, 30 हो गया, तो ये और छोटा और कम दिखेगा आपको, परपेंडिकुलर और छोटा हो गया। आपने अंतर देखा, जब 60 डिग्री पे था यानी कि यहां पर था ये,
तो परपेंडिकुलर आपका बड़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने कम किया तो परपेंडिकुलर आपका छोटा हो गया। कितना हो गया? इतना हो गया। पहले कहां तक था? यहां तक था, परपेंडिकुलर छोटा गया। अब मैंने एंगल को और कम किया तो परपेंडिकुलर और छोटा हो गया। अभी 30 डिग्री है, मान के चलिए मैं और कम कर देता हूँ, 10 डिग्री कर देता हूँ। 10 डिग्री में देखिए क्या होगा, 10 डिग्री में इतना हो गया, परपेंडिकुलर और ज्यादा छोटा हो गया, है ना। परपेंडिकुलर छोटा हो गया। और एक चीज आप और देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर ये था, देखिए परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था, हाइपोटेनियस ये था। इधर इस सिचुएशन में परपेंडिकुलर और छोटा हो गया, बेस तो यही आपका, हाइपोटेनियस ये रहा। हाइपोटेनियस और बेस थोड़ा थोड़ा मिलते जा रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक, जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है ये और नीचे जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे हाइपोटेनियस की लंबाई कम हो रही है ना। तो वैसे आप देखिए और छोटा कर दिया मैंने। अब मैं एंगल को बहुत छोटा कर देता हूँ, बहुत ज्यादा छोटा, चलिए इतना छोटा, बहुत छोटा। आप देख पा रहे होंगे कि परपेंडिकुलर एकदम एकदम बहुत ज्यादा छोटा हो गया, और बेस और हाइपोटेनियस लगभग लगभग बराबर हो गए ना। सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इसको ना, अब ये एंगल जो मान के चलिए 1 डिग्री ही था, अब मैं इसको 0 ही कर देता हूँ पूरा। 0 डिग्री आप समझ पा रहे हैं कि एक लाइन ये रही, और 0 डिग्री का मतलब ये हो गया कि दूसरी लाइन भी एग्जैक्टली इसके ऊपर। एक्चुअल में असल में ये ट्रायंगल नहीं बनेगा, लेकिन हम इसको बोल क्या सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि ट्रायंगल होगा जिसका परपेंडिकुलर कितना होगा। आप क्या एज्यूम कर पा रहे हैं? इसका परपेंडिकुलर 0 डिग्री होगा, है ना। 0 आई मीन 0 नॉट डिग्री, डिग्री इज यूज्ड फॉर एंगल्स। तो 0 होगा ये, ठीक है। ये 0 का परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा कब? जब आपका थीटा इक्वल टू 0 हो गया, 0 डिग्री हो गया, तो परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया? 0 हो गया। यही चीज है। तो थीटा इक्वल टू 0 का मतलब यही होता है ना। सिमिलरली अगर मैं बोलूं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में आपने दो चीज आपने गौर की होगी। थीटा जब 0 डिग्री हो जाता है, थीटा जब 0 डिग्री हो जाता है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाता है? आप देख पा रहे हैं परपेंडिकुलर कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब आप लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते, परपेंडिकुलर 0 हो गया। और बेस किसके इक्वल हो गया? जो बेस, जैसे ये हाइपोटेनस था आपका, ये जब हम कम करते जा रहे थे, कम करते जा रहे थे परपेंडिकुलर को, एंगल को घटाते जाते, परपेंडिकुलर कम होता जाता, आप देख सकते हैं कि हाइपोटेनियस जो था वो लगभग लगभग बेस की हाइट को अप्रोच कर रहा था, है ना, बेस की लेंथ को अप्रोच कर रहा था। तो जब 0 ही हो गया तो आपका बेस जो था पूरा पूरा हाइपोटेनस के बराबर हो गया। विजुअलाइज करके देखिए, आप बिल्कुल समझ पाएंगे, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था, तो ये साइड की चीज है, आपको ये चीज बस समझना है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ याद करना है इसमें, बस समझिए। जो रिजल्ट में आपको याद करने दूंगा, आपको वो याद करना है, ठीक है। तो बेस यहाँ पर कितना हो जाएगा? हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यही चीज है। तो यही छोटी सी चीज थी। सिमिलरली अगर मैं बोलूं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री अगर आपका हो, देखिए पहले से आपका एक एंगल ऑलरेडी डिफाइंड है 90 डिग्री का, ये वाला तो ऑलरेडी है, ये हमारा थीटा होता है। अब थीटा को मैं बढ़ा रहा हूँ, पहले तो घटा रहा था क्योंकि मैं 0 के लिए समझना चाह रहा था, अब मैं आपको 90 समझाना चाह रहा हूँ। इस सिचुएशन में क्या होगा? 90 करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? इसको बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। तब देखिए क्या हो रहा है, आपका परपेंडिकुलर को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और देखिए, और इस सिचुएशन में बेस आपका क्या होगा? मतलब और आप अगर एंगल बढ़ाएंगे, और एंगल आप बढ़ाइए, तब क्या होगा? तब ये होगा, एंगल को आप बढ़ाते रहिए, ठीक है, एंगल को बढ़ाते रहिए, तब आपका थीटा तो बढ़ रहा है, थीटा को हमको 90 डिग्री पे पहुंचाना है। आप देख पा रहे हैं क्या क्या चेंज हो रहा है? ये चेंज हो रहा है कि हाइपोटेनियस जो था यहाँ पर, और आपका परपेंडिकुलर जो था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लगातार ऐसे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं ये बढ़ रहे हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बेस आपका कम होता जा रहा है, क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए, ये बेस मान लिया आपने, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, अभी मान के चलिए 75 डिग्री है, 75 डिग्री है। अब मैं इसको और अगर बढ़ाना है, मेरे को इसको और बढ़ाना है, तो एक काम कीजिए, इसको यहाँ फिक्स रहने दीजिए, इसको यहाँ पर टाई कर दीजिए। तो आपको एंगल बढ़ाना है तो क्या होगा, या फिर ऐसे समझिए इसको, 1 सेकेंड, ये देखिए, ये बेस है आपका, ओके। और यहाँ पर जो है, आप और बढ़ाइए, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? आप जब 90 के पास पहुंचेंगे तो आप समझ पा रहे हैं क्या होगा? 90 के पास आप जब पहुंचेंगे तो ये पैरेलल हो जाएंगे, एकदम पैरेलल हो जाएंगे, मतलब ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। प्रैक्टिकली कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि बनने के लिए 3 क्लोज साइड चाहिए, यहाँ क्लोज होगी नहीं। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, इस ट्रायंगल में जब थीटा 90 डिग्री के इक्वल है, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा, है ना। और बेस को हम लगभग लगभग 0 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर आपका इनफाइनाइट है, परपेंडिकुलर के सामने कितनी ही बड़ी लेंथ है, एकदम छोटी सी है, तो बेस आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो उस सिचुएशन में अब हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट ड्राइव करते हैं। यहां से मेरे को आपको बेसिकली इतना समझाना था
कि थीटा जीरो का मतलब सिग्निफिकेंस आप थोड़ा बेहतर समझ पाए, है ना, वरना कई बार बच्चों को समझ नहीं आता कि थीटा जीरो हो कैसे सकता है, मतलब क्या होगा उसका। ट्रायंगल तो ऐसे, ट्रायंगल तो तीन साइड का होता है, थीटा को जीरो करके हम कैसे ट्रायंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज है। अब हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट देखते हैं, जैसे कि साइन थीटा, आपको पता होगा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, याद रखना आपको ये, है ना। तो कॉस थीटा, तो ये कुछ वैल्यू के लिए हमने डिफाइन किया हुआ है पहले से ही। 0 डिग्री के लिए यहाँ 0 डिग्री कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, इनके लिए आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पर मतलब स्पेस देके लिख भी देता हूँ। साइन आपका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और कॉस आपका होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। चलिए इन वैल्यू को आपको ये वैल्यू बिल्कुल याद रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि इन वैल्यू की काफी जरूरत पड़ती है। चलिए इनको लिखते हैं कि करके, आपका जो साइन जीरो होता है बच्चों, वो होता है जीरो के बराबर, ठीक है। साइन जीरो आपका किसके इक्वल होता है, जीरो के बराबर। तो आप देख भी सकते हैं साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। जैसे मैंने जीरो थीटा ही जीरो कर दिया, तो यानी कि आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर ही जीरो हो गया, ऊपर वाला ही जीरो हो गया, तो आपका जीरो के इक्वल हो भी जाएगा, है ना। साइन 30 के लिए जो आपकी वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। साइन 45 के लिए जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है। साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है ना। आप देख भी सकते हैं साइन 90 और साइन 0 पे आप उसी रिजल्ट को मतलब एक बार अप्लाई करके देखिएगा आप खुद से, तो आप देख पाएंगे। कॉस की वैल्यू अब सिमिलरली इसका ना उल्टा चलती है, जैसे साइन 90 है वो कॉस 0 हो जाएगा, तो साइन 91 है तो कॉस 0 की सेम वही वैल्यू होगी। जो साइन 30 है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक्चुअली, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 हो गया, है ना, इनका सम आप 90 देखेंगे। 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 हो गया, है ना, सिमिलरली, और 45 का 45 ही होगा। तो साइन और कॉस आपका जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे उनकी वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पर cos 30, साइन 30 जो है वही साइन 60 जो है वही cos 30 होगा, तो cos 30 आपका √3/2 के इक्वल हो गया। ये तो 1/√2 ही होगा, और यहाँ पर ये हाफ होगा, और cos 0 cos 90 0 डिग्री होता है आपका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये वैल्यू काफी जरूरी है बच्चों, है ना, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, काफी जरूरत पड़ती है इसकी। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों, हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि वेक्टर्स में हमको क्या जरूरत, क्योंकि हम ये जो बेसिक मैथमेटिक्स कर रहे हैं आपकी फिजिक्स सीखने के लिए कर रहे हैं, है ना, कि फिजिक्स में जो भी आप न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आपको ये दिक्कत ना आए, तो उसके लिए कर रहे हैं। अब देखिए सपोज आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर है, ये वेक्टर आप मान के चलिए फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर के सिंबल के साथ लिखेंगे इसको। अभी क्या करना है मेरे को, लेट सपोज यहां पर मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, ठीक है। तो अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ पर एक फोर्स आपको दे रखा है, जैसे ये रहा फोर्स F, तो आपका काम अब ये है कि आपको यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आपका काम ये है कि आपको इसको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व क्या होता है ये सब मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों वेक्टर्स के बेसिक्स में। तो रिजॉल्व करना है तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए पहले थीटा एज्यूम कीजिए, आप थीटा कौन सा मान रहे हैं, आप ये भी मान सकते हैं या ये भी मान सकते हैं, ठीक है। आप लेट सपोज आपने माना ये वाला, तो अब ये वाला अगर थीटा मान ले तो आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपका जो हाइपोटेन्यूस वो किसके बराबर है, यहाँ पर फोर्स दे रखा है ना, फोर्स के बराबर है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें बस, तो F वैल्यू के बराबर है। तो अब यहाँ पर जो हमारा बेस हो जाएगा यानी कि ये हो जाएगा, तो वो किसके इक्वल होगा। तो हमारा काम पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। हम कर ये रहे हैं कि लेट सपोज ये, या फिर इसको भी रफ करते हैं, लेट सपोज हमारे पास ये कुछ ऐसा है फोर्स, हमको फोर्स को क्या करना है, उसको दो भागों में ऐसे बांटना है ना, अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम उसको ऐसे एक्स और वाई एक्सिस में ब्रेक कर देते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर हमको इतना तोड़ना है, मतलब इसके बराबर वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, यानी कि हमको ये वैल्यू चाहिए, और हमको ये वाई एक्सिस में इतना तोड़ना है यानी कि ये वैल्यू चाहिए, ठीक है।
हमको इसको ऐसे करके तोड़ना होता है। ठीक है, क्यों तोड़ना होता है ये वेक्टर एडिशन के बेसिस पे आप ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि आपको मान के चलिए दो वेक्टर को जोड़ना है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, है ना, इसको जोड़ना है आपको। तो आप तो ट्रायंगल लॉ में पढ़ चुके हैं कि इसको अगर जोड़ना है तो आप क्या कीजिए, एक के हेड पर दूसरे का टेल रख दीजिए, यानी कि ये रहा, ये रहा ए, ये रहा बी। एक काम कीजिए, बी के हेड पर ए का टेल रख दीजिए, तो ए को उठा के यहां कर दीजिए, है ना। तो ये कैसे हो गया, ये ए हो गया। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, यहां से लेकर यहां तक, इतना बड़ा वेक्टर आपका जो होगा रिजल्टेंट होगा, है ना, ये ए प्लस बी हो गया। ये तो केवल बच्चा वो हमने बात की ना कि दिखेगा कैसे, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये ए प्लस बी है। क्या हमने वैल्यू की बात की कि वैल्यू कितनी होगी? तो वैल्यू निकालने के लिए जो हम पे आसान एक तरीका है कि हम उसको एक्स और वाई कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। यानी कि अगर मेरे को दो वेक्टर्स जोड़ने हैं ऐसे, लेट सपोज मेरे को ऐसा एक वेक्टर ये रहा ए, दूसरा वेक्टर ये रहा बी। इनको अगर मान के चलिए मेरे को ना एक्स और या फिर मेरे को इसका कंपोनेंट निकालना है या जोड़ना है आसानी से, तो कैसे जोड़ सकते हैं? ए को तोड़िए, ए को तोड़िए एक्स और वाई में, है ना, ए को एक्स और वाई में, इसका नाम दे देते हैं ए एक्स, इसका नाम दे देते हैं ए वाई, है ना, ए वाई ये रहा। सिमिलरली बी को भी तोड़िए, बी का एक्स कंपोनेंट में कितना हो गया, बी एक्स, बी का वाई कंपोनेंट में कितना हो गया, बी वाई। ठीक है, ऐसे होता है। अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग जोड़ देते हैं, ए एक्स को बी एक्स के साथ जोड़ जोड़ दीजिए आप, तो जितना भी हो जाएगा वो इतनी बड़ी वैल्यू जो भी होगी आप मैथमेटिकली जोड़ सकते हैं, वो सारी चीज हम देखेंगे यहाँ। और सिमिलरली यहाँ पे भी हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये आपका कंपोनेंट में हम क्यों करते हैं वो एक्सप्लेनेशन था। चलिए वापस से आते हैं, अब हम करेंगे क्या, कैसे निकालेंगे। एक आपको टिप याद रखनी है, क्या हम आपको हर बार यही चीज करनी होगी, जो थीटा के साथ वाला होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूस ये रहा, आपको क्या करना है, आपको हमेशा इधर निकालना होगा एक, और दूसरा आपको इतना बड़ा इधर चाहिए होगा। तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट बता देता हूँ आपको क्या करना है। जो आपको थीटा के साथ वाला जो चाहिए होगा ना हर बार, वो किसके इक्वल होगा, वो आपका होगा ये वाला एफ कॉस थीटा के इक्वल। और थीटा के जो सामने वाला, आप ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, बात बराबर है, कुछ भी ले लीजिए, बात बराबर है ना। तो ये वाला जो होगा वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों की लंबाई सेम है ना, डायरेक्शन भी सेम है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपका एफ साइन थीटा के बराबर होगा हमेशा। ये आपको थंब रूल के जैसे याद रखना है, थीटा ये वाला होगा, आप हमेशा उसको आराम से ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, है ना। तो ऐसे, अच्छा ये आया कहाँ से ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा एफ था, इसी को उठा के मैंने इधर कर दिया, ये एफ था, है ना। मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था ये वाला बेस, और ये वाली हाइट चाहिए थी, मैंने यही तो निकालनी थी ये। तो देखो ये बेस मान लेता हूँ, एच पी मान लेता हूँ, ठीक है, बेस और पी। अब देखिए पी, ये थीटा ये रहा, पी और एफ में रिलेशन क्या होता है, पी बाय एफ इज इक्वल टू, मतलब एफ तो यहाँ पर हाइपोटेनियस है ना, तो पी और एफ में रिलेशन आपका हो गया साइन थीटा। तो देखिए मेरे को निकालना क्या है, पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी किसके इक्वल होगा, एफ इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एफ साइन थीटा इसके इक्वल हो गया, है ना। सिमिलरली मैं पी को लिख सकता हूँ, यानी पी की जगह मैं लिख सकता हूँ कि एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो वही चीज है, कभी भी ऐसा हो तो एफ साइन थीटा में आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली बी के लिए मैं बोल सकता हूँ, बी ये रहा, बी बाय एफ विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। बी किसके इक्वल हो गया, एफ को इधर मल्टीप्लिकेशन में ले जाइए, तो बी किसके इक्वल हो गया, एफ कॉस थीटा के, है ना। बी विल बी इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप इस वाली साइड को क्या बोल सकते हैं, एफ कॉस थीटा के इक्वल, है ना। तो यही चीज है कि अगर मैं आपको कोई भी ऐसे जनरल ये दे दूं, ये मान के चलिए ये है एम, तो बताइए मेरे को ये थीटा के साथ वाला इसको परपेंडिकुलर, अच्छा याद रखना आपको हमेशा परपेंडिकुलर उसमें करना है ना। लेट सपोज ये है, अब आपको दो परपेंडिकुलर उसमें तोड़ना है, जैसे कि एक ये रहा और एक ये रहा, इधर ब्रेक करना है। तो अब क्या होगा, थीटा ये मानिए, तो ये वाला जो हो जाएगा वो आपका लेट सपोज ये पी है, तो ये वाला जो हो जाएगा वो पी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला ऑब्वियसली इतना बड़ा जो है वो पी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यही थी सारी चीज, बेसिक इससे रिलेटेड जो भी था वो यही था। तो इसी से रिलेटेड आप जितनी भी चीजें देखेंगे, आई जे के मैं बता चुका हूँ वेक्टर के बेसिस में, लेकिन फिर भी मैं आपको जरा जल्दी से रियलाइज करवा देता हूँ क्या होता है। देखिए ये ओ ओरिजिन है, यहाँ एक्सिस में देखते हैं प्लस एक्स माइनस एक्स, है ना। तो
जे भी देख लीजिए आप, ये वाई एक्सिस भी इधर है, ये प्लस वाई माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ऐसे हो गया। सिमिलरली यहाँ भी 1 2 3 जो भी है आप ऐसे करके देख सकते हैं। अब आपका कोई वेक्टर है, लेट्स सपोज इधर है इतना, ये 2 लंबाई जितना ओरिजिन से, ये ओरिजिन यहाँ तक 2 यूनिट पर ये वेक्टर है। आप ये क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है ना, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, इधर ये पॉइंट कर रहा है तो 2 हो गया 2, और डायरेक्शन क्या, इसके एक्स का जो यूनिट वेक्टर होता है, एक्स कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप होता है, बता चुका हूं मैं आपको। माइनस एक्स एक्सिस में कौन सा हो जाएगा, माइनस आई कैप, वाई में क्या हो जाएगा जे कैप, और माइनस वाई में माइनस जे कैप, ठीक है, यही चीज है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, इसको मैं नाम देता हूं पी वेक्टर, तो पी वेक्टर विल बी इक्वल टू 2 आई कैप, है ना, यही चीज है, इतनी आसान सी चीज है। अब लेट सपोज आप देखिए, अगर मैं एक नया वेक्टर बनाता हूं एन वेक्टर, तो एन वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, एन वेक्टर को लिखिए, एन वेक्टर विल बी इक्वल टू, लंबाई लिखिए सबसे पहले उसकी 3 यूनिट, 3 हो गई, मतलब उसकी कितनी मैग्नीट्यूड हो गया उसका 3 हो गया, और डायरेक्शन क्या है उसकी माइनस आई की तरफ, एरो देखिए ना, एरो की तरफ फोकस कीजिएगा हमेशा, माइनस आई, तो यहाँ माइनस आई, इसको लिख सकते हैं -3 आई कैप, ठीक है, ये चीज थी। सिमिलरली अब लेट सपोज यहाँ अगर मेरे पास ये 1 2 ये y है, ये x है, ये सिमिलरली -x है, ये -y है, ठीक है। अब मेरे पे एक नया वेक्टर है इधर, ये तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप बता सकते हैं। इसकी सबसे पहले आपको हर बार इसको मैं नाम दे देता हूँ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर आपका हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर विल बी इक्वल टू, इसकी लेंथ कितनी हो गई 2, और इसकी किधर पॉइंट कर रहा है, वाई एक्सिस की तरफ, जे नाम दिया था हमने उसका। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने नहीं देखा वेक्टर का बेसिक, आप देख लीजिए उसको। तो 2 जे कैप, ठीक है, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं आप इसको। कोई माइनस की डायरेक्शन में -1 -2 -3, तो माइनस की डायरेक्शन में आपका कोई वेक्टर हो, लेट सपोज इधर, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका मैग्नीट्यूड देखिए कितना 1 2 3 3, पी वेक्टर नाम दे दीजिए अगेन इसको, पी वेक्टर विल बी इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड 3 हो गया, डायरेक्शन इसकी होगी -j, है ना, तो क्या लिखेंगे -3 जे कैप। चलिए, तो ये हो गया, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं साथ साथ। अगेन ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारा, ये एक वेक्टर है जिसकी यहाँ पर लेट सपोज ये वाली जो लंबाई है वो 1 2 3, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स मतलब -x डायरेक्शन की हो गई, और ये माइनस है ना। सिमिलरली ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। चलिए या फिर एक काम करते हैं, मतलब 1 2 मान के चलिए 2 पर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, ये आपका एस वेक्टर है, ठीक है, तो एस वेक्टर विल बी इक्वल टू, सबसे पहले आपको x का पार्ट लिखना होता है। x का पार्ट कितना है, ये वेक्टर कहीं भी जा रहा हो, आपको उसका केवल x की वो देखना है, x पे उसका कितना कंपोनेंट है, ठीक है, वो देखना है। तो x पर इसका कितना है, 3 हिस्सा है इसका, x के ऊपर हिस्सा कितना है, 3 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3, और डायरेक्शन कितनी है, x की तरफ हमने माना, तो x की तरफ वाली डायरेक्शन आई कैप, है ना। सिमिलरली अब x की चीज तो हमने लिख ली, y के लिए लिखेंगे, y के लिए क्या हो जाएगा, +2 y डायरेक्शन में, तो 2 j कैप, है ना, ये चीज होगी, ऐसे आप लिख सकते हैं इजीली। अब ये आप कीजिए, अगर आपके पास एक ऐसा वेक्टर है, ठीक है, जो कहाँ आ रहा है 1.5 पे, मतलब ये 1.5 है, और ये क्या है -1 -2 -3, और ये -4 पे आ रहा है, इस वेक्टर का नाम दे देते हैं पी वेक्टर। तो पी वेक्टर आपको लिख के बताना है, पी वेक्टर किसके इक्वल होगा, है ना। तो यही छोटा सा आपके लिए होमवर्क है, तो ये आपको बताना है कि किसके इक्वल होगा। सिमिलरली चलिए आप एक आधी क्वेश्चन और कीजिए, आप बताइए एम वेक्टर किसके इक्वल होगा, एम वेक्टर ये रहा एम वेक्टर, है ना। एम वेक्टर को आपको बताना है, कैसे लिख सकते हैं, एम वेक्टर का इधर जो है वो -4 पे लाई कर रहा है, और इधर जो इसका है -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। एम वेक्टर के बारे में बताइए, तो पहला आपका पी वेक्टर बताइए, एम वेक्टर बताइए कितना होगा, और सिमिलरली एक और क्वेश्चन ले लीजिए,
एन वेक्टर भी बताइए, एन वेक्टर कितना होगा। ये रहा आपका एन वेक्टर, ये रहा एन वेक्टर, ठीक है। एन वेक्टर बताना है आपको, एन वेक्टर कितना होगा। और एक लास्ट ये हो गया ओ वेक्टर, तो इसका ये किधर हो गया, इधर, और ये वाला -5 है और ये 2 पर, ठीक है। तो ओ वेक्टर भी बताना है आपको, ओ वेक्टर क्या होगा। तो ये सारी चीज आपको बतानी है, रिपोर्ट करना है मेरे को ये आंसर, ठीक है। आई होप ये सारा क्लियर होगा। तो एक्चुअली ये जो था, ये बेसिक जो था आपको, मतलब मेरे को शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन ये 18th लेक्चर जो है हमारा, जो चैप्टर फर्स्ट है, उसका जो लेक्चर नंबर 18 है, उसके बाद आप देखिएगा, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। मतलब कि 19 लेक्चर से पहले देखिएगा इसको, है ना। 19 लेक्चर में हमको थोड़ा बहुत, बहुत बेसिक, मतलब बहुत बेसिक नीड होगी आपको, हाई फाई लेवल इसमें कुछ है नहीं, तो इतना ही आपको सीखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू सो मच।